वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजन एमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 8 तक बात कर ली है। अभी तक हमने जाना था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह जो तुगलक होता है 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में तुगलक वंश में कोई बड़ा शासक नहीं होता है। जब कोई बड़ा शासक होता नहीं है तो फिर देख लेते हैं इसके बारे में और कहां तक तुगलक डायनेस्टी जा पाती है। 1388 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होने के बाद में यहाँ कोई बड़ा सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की तरफ से हो नहीं पाता है। इसी पीरियड में इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर, कमजोर शासकों का फायदा उठाकर बाहरी जो आक्रमणकारी वो भी आते हैं और इन्हीं में एक बड़ा प्रसिद्ध है, इसका नाम है तैमूर लंग। इसका नाम है तैमूर लंग। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होता है और दिल्ली जो सल्तनत होती है बहुत छोटे दायरे में सिमट कर आ जाती है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था वो बहुत छोटे एरिया में रह गया। दिल्ली में पालम तक की हम बात कर लें, ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली में जो पालम है वहां तक ही सिमट के रह गया था दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है। इसी का फायदा उठाकर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने, मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने, मलिक सरवर ने जौनपुर नगर की, जौनपुर जो शहर है, जौनपुर को कह दिया कि अब ये जौनपुर स्वतंत्र राज्य होगा। जौनपुर मलिक सरवर ने एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इसके बाद में 1398 के बाद में यहाँ अब एक और नई डायनेस्टी को हमें देखना पड़ेगा। जो नई डायनेस्टी है उसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? तो सबसे जरूरी बात है सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की जाती है। खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? तो आंसर होगा खिज्र खां। खिज्र खां ऐसा शासक है जो सुल्तान के पद पर नहीं बैठा, यानी कि इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, सुल्तान के पद पर नहीं बैठा, फिर किस पद पर शासन किया? तो ये रैयत आला, ये रैयत ए आला के पद पर बैठा। रैयत ए आला के पद पर बैठने वाला कौन था? तो आंसर होगा खिज्र खां था। अब खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी है इसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। खिज्र खां का उत्तराधिकारी है मुबारक शाह। इसका नाम है, उत्तराधिकारी की अगर बात कर लें तो ये रहा मुबारक शाह। मुबारक शाह एक शहर की स्थापना करता है। इस शहर का नाम है मुबारकाबाद। मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद शहर की स्थापना की जाती है और इसके बाद में कोई बहुत बड़े घटनाक्रम नहीं होते हैं, लेकिन घटनाक्रम अगला जो है वो महत्वपूर्ण है 1451 का। तो सैयद वंश हम लोग जान पाएंगे 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। 1451 ईस्वी के बाद में 1451 ईस्वी में यहाँ दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश आता है। इस नए वंश का नाम होगा लोधी वंश। लोधी वंश। तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। लोधी वंश की खासियत ये है कि ये पहला अफगान शासक है, पहला अफगान शासन है। अफगान शासन दिल्ली सल्तनत पर पहला कौन हुआ? तो लोधी वंश हुआ। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर दी जाती है। पहला अफगान शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो गया है। अब बहलोल लोधी के बारे में ये कहा जाता है कि अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? तो मकसद ए आली के नाम से बहलोल लोधी अपने सरदारों को पुकारता था जो इसके दरबार में सरदार थे। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में और एक आध महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देख लेते हैं। तो जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी ये बड़ा उदारवादी व्यक्ति है।
उदारता पे इसने अपना शासन चलाया। बहलोल लोदी कैसा है? उदारवादी है। उदारवादी कहने का क्या मतलब रहा? तो ये ऐसा एक सुल्तान हुआ जो क्या करता था, जो अपनी प्रजा की बात को मनवाने के लिए, प्रजा इसके पास जब न्याय मांगने के लिए आती थी तो अगर कोई इसकी बात को नहीं मानता था तो ये क्या करता था, बात मनवाने के लिए अपनी पगड़ी तक उनके कदमों में रख देता था। ऐसा उदारवादी शासक है, इसका नाम क्या है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी उदारवादी शासक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक और बात हम लोग समझेंगे, समानता का शासन भी बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया। समानता का व्यवहार करता था बहलोल लोदी। अपनी बात को मनवाने के लिए ये अपनी पगड़ी तक रख देता था दूसरे के सामने, जो फरियादी होता था उसके चरणों में, ऐसा कहा जाता है। कई जगह इसका वर्णन है। अब बहलोल लोदी के बाद में देख लेते हैं अंगला कौन होगा। तो अंगला सुल्तान है, 1489 ईस्वी में बैठता है। इसका पुत्र है। 1489 ईस्वी तक शासन किसका रहा? तो बहलोल लोदी का रहा। 1489 ईस्वी में इसका पुत्र, नाम इसका है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो जाता है। 1489 से कब तक शासक ये रहता है? तो आंसर होगा 1517 ईस्वी तक। 1489 में बैठा, 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर लोदी के काम को जान लेते हैं, इसने कौन कौन से काम किए हैं। तो पहला महत्वपूर्ण काम इसने किया है 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना। आगरा नगर की स्थापना इसने 1504 ईस्वी में कर दी। इसके बाद में इसी आगरा को 1506 ईस्वी में राजधानी बनाता है। 1506 ईस्वी में क्या करता है? 1506 ईस्वी में राजधानी बना देता है आगरा को। कौन? सिकंदर लोदी। बैठा कब था? 1489 में। 1504 में आगरा नगर बसाया। नगर बसाने के बाद में इसने अपनी राजधानी बनाई। अब इसके द्वारा एक भूमि का पैमाइश करवाया गया और भूमि का पैमाना भी बनाया गया। भूमि को इसने मपवाया, भूमि का मापन करवाया, मेजरमेंट करवाया। और इस मापन के लिए जो इसने पैमाना बनाया, इसको कहा गया है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी ये पैमाना था, ये मापन का पैमाना था। किसके मापन का? तो भूमि को मापने का ये पैमाना था, इसका नाम है गज ए सिकंदरी। अब इसके द्वारा और इसके बारे में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? तो पहली बात ये, नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर पर यह आक्रमण करता है और ज्वालामुखी की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के कई टुकड़े कर देता है। और टुकड़े करने के बाद में इन टुकड़ों को ये कसाईयों में बांट देता है। आखिर कसाईयों में क्यों बांट दिया? तो कसाईयों में बांटा इसलिए क्योंकि ये कसाई इसी ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति थी, इसी मूर्ति के टुकड़े से मांस को बेच सकें। मांस को बेचने के लिए कसाईयों में ज्वालामुखी मंदिर में जो मूर्ति पाई गई उसके टुकड़े कर कसाईयों को इसने दे दिए मांस बेचने के लिए। ये हिंदुओं के अलावा मुसलमानों पर भी इसने पाबंदियां लगाई। देखते हैं पाबंदी कौन थी। तो पाबंदी ये थी कि ताजियों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ताजियां जो होते हैं, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जो जुलूस होता है, इसके ऊपर भी इसने क्या किया? पाबंदी लगा दी। महिलाओं के ऊपर भी इसने पाबंदियां लगाई। तो महिलाओं के ऊपर जो पाबंदी थी वो ये थी कि इसने कहा किसी भी पीर या फिर दरगाह पर महिलाओं का जो जाना है वो इसने कर दिया प्रतिबंधित कर दिया। पीर मजार पर किसी भी प्रकार से कोई महिला नहीं जाएगी, इसने बंद करवा दिया। मुहर्रम के जुलूसों पर भी इसने ताजिया उठने से पाबंदी लगा दी। इसके बारे में ये कहा जाता है, ये गुलरुखी नाम से कविता भी लिखता था। ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। गुलरुखी के नाम से एक कविताएं लिखता था। गुलरुखी शीर्षक के नाम से इसके द्वारा कविताएं लिखी जाती थी। अब और कौन सी महत्वपूर्ण बात है? तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फरहंगे
सिकंदरी नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद करवाया। आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद कराया, इसका नाम क्या है? फरंगे सिकंदरी नाम से इसने अनुवाद करवाया था। ये आयुर्वेद का एक ग्रंथ था, इसके द्वारा अनुवाद करवाया गया। अब हम लोग जान लेते हैं आखिरी शासक लोदी वंश का कौन है। तो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड है। ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में क्या है? तो इसके बारे में कोई ज्यादा बहुत बातें नहीं है। यही है, इसको हराने के लिए, दिल्ली सल्तनत से हटाने के लिए, दिल्ली सल्तनत से हटाने के लिए दौलत खान लोदी ने, दौलत खान या दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजता है। दौलत खान लोदी ये पंजाब का शासक है, पंजाब का गवर्नर या लाहौर का जो एरिया है उसी में आ जाता है। बाबर को बुलाता है दौलत खान लोदी, कहता है कि आप आइए, आक्रमण करिए और इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाइए। इसका जो मोटिव था, इसका जो लक्ष्य था, ये खुद शासक या सुल्तान बनना चाहता था। और बाबर चूंकि अफगानिस्तान का व्यक्ति है, इन लोगों की एक धारणा थी कि बाबर यहाँ आएगा, आक्रमण करेगा, सोना चांदी धन संपदा लूट के वापस अपने अफगानिस्तान चला जाएगा, फरगना चला जाएगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बाबर आया, बाबर आने के बाद में यहीं पे मुगल वंश की स्थापना करेगा। एक एक करके सभी लोगों को ये हराएगा। किसको हराएगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है पहला 1526 ईस्वी में, हम लोग जानेंगे। अब 1517 के बाद में 1526 ईस्वी की बातचीत कर लेते हैं। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत पर पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल महीने में लड़ा गया। कौन से महीने में? अप्रैल महीने में लड़ा गया 1526 ईस्वी में। किसके बीच में? तो आंसर होगा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो मैदान जंग में मारा गया। यानी कि यही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो मारा गया हो मैदान में, यानी कि युद्ध के मैदान में मरने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी। तो बाबर यहाँ जीत जाता है और यही 1526 ईस्वी में एक नया वंश आएगा, इसका नाम है मुगल वंश। आज हम लोग मुगल वंश के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर एक एक करके नए नए वीडियो हमारे आते रहेंगे, मुगल वंश को विस्तार से जानेंगे। आज हम लोग देखते हैं मुगल वंश के बारे में, जो थोड़ी थोड़ी बातें हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश का जो संस्थापक रहेगा वो कौन रहेगा? बाबर। बाबर कहाँ का है? तो अफगानिस्तान में जगह है फरगना। फरगना का ये शासक होता है। फरगना में अगर बात करें बाबर की, तो बाबर यहाँ से आता है, आक्रमण करता है हिंदुस्तान के ऊपर। फरगना के शासक बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में कर दी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। इसके बाद में 1527 में ये युद्ध लड़ेगा राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा के खिलाफ 1527 के बाद में 1528 में ये मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। और फिर 1500 बात कर लेते हैं 1529 की। तो 1529 ईस्वी में अफगानों के खिलाफ, यानी कि जो चाचा होते हैं इब्राहिम लोदी के, वो भी उनके जो वंशज होते हैं वो सब मिलके अब आक्रमण करते हैं 1529 में। इन चारों लड़ाइयों में 26, 27, 28 और 29 में चारों लड़ाइयों में जीता कौन है? तो जीता है बाबर। बाबर यहाँ जीत जाता है। बाबर की विजय होती है। राणा सांगा को भी हरा देता है, मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में भी हरा देता है, अफगानों को भी हरा देता है। और अंत में बाबर की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में अब यहाँ बाबर का जो लड़का होता है वो कौन होता है? हुमायूं। पहले इनका वंशक्रम देख लेते हैं। तो हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन कर पाता है। कारण ये है, यहीं पे हुमायूं को 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं।
पहला युद्ध हम लोग सब जानते हैं 1539 ईस्वी में, और दूसरा होता है 1540 में। किसके खिलाफ? तो किसके खिलाफ? तो नाम है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी उर्फ फरीद खान, उर्फ फरीद खान, यहीं पे लिख लेते हैं, फरीद खान इसका नाम था। और शेर शाह सूरी और फरीद खान 1539 और 1540 बेलग्राम और कन्नौज के जो युद्ध होते हैं उन दोनों को जीतने में शेर शाह सूरी काबिज हो जाता है। अब इसके बाद में 1540 से 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी सत्ता पर, दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहता है, लेकिन बाद में कलिंजर में इसकी मृत्यु हो जाती है, कलिंजर में इसकी मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। फिर दोबारा से 1555 ईस्वी में हुमायूं क्या करेगा? हुमायूं दोबारा यहाँ मुगल वंश को स्थापित करेगा। और इसके बाद में हम जान लेते हैं हुमायूं की मृत्यु के बारे में। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और 1556 ईस्वी में इसका लड़का 13 साल की उम्र में, जिसका नाम अकबर है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं के बाद में कौन बैठेगा? तो इसका जो लड़का है, नाम है इसका क्या? अकबर बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। इसकी उम्र उस समय थी 13 वर्ष की। और इसका संरक्षक कौन बनता है? तो हम सब जानते हैं, इसका संरक्षक बनता है बैरम खां। तो दो संरक्षक रहेंगे, शुरुआत में बैरम खां, इसके बाद में महामंगा। इन सबको अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, बाद में एक एक करके हम इसकी अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। बाबर के बारे में अभी जान लेते हैं कि जो मुख्य जो काम है उनके बारे में जान लेते हैं। और फिर बाबर के दौर में हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध भी देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, इसके 9 रत्नों को जानेंगे। 9 रत्न इसके काल में कौन कौन थे? 9 रत्न। और यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे महेश दास उर्फ बीरबल की, महेश दास उर्फ बीरबल। अब बीरबल के बाद में यहाँ इबादत खाने की बात कर लेंगे। इबादत खाने के बाद में दीन ए इलाही, इसने जो धर्म चलाया था दीन ए इलाही, इसकी बात कर लेंगे। दीन ए इलाही जो धर्म था उसमें एकमात्र ऐसा हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही स्वीकार किया, तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा बीरबल। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन है? तो आंसर होगा हमारा बीरबल। 9 रत्न टोडर जो होंगे उनकी हम यहाँ पे चर्चा विस्तार से करेंगे। अब अकबर के बाद में अकबर जो होता है, अकबर की जो मृत्यु होती है वो 1605 ईस्वी में हो जाती है। अब 1605 में 1627 तक, 1605 से 1627 तक यहाँ दिल्ली सल्तनत पर बैठता है जहांगीर। जहां को जीतने वाला, विश्व को जीतने वाला, इसी का नाम है जहांगीर। इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम था सलीम था इसका दूसरा नाम। 1605 में 1627 तक रहता है। पहला इसका काम न्याय का घंटा लगवाना, न्याय का जंजीर या फिर घंटा लगवाना। और इसके बाद में और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं बाद में हम लोग जानेंगे जहांगीर के बारे में। अब जहांगीर का जो लड़का होता है इसका नाम है शाहजहां। ये 1627 से 1658 या 57 तक रहता है, 57-58, क्योंकि 1658 ईस्वी में हमें पता है शाहजहां का जो लड़का होगा इसका नाम होगा औरंगजेब, गद्दी पर बैठ जाता है। और 1658 से 1707 तक, कब तक? 58 से 1707 तक ये सत्ता पे काबिज रहता है। हम सभी जानते हैं शाहजहां के बारे में, इनके द्वारा जो काम कराए गए हैं उनके बारे में भी जानते हैं। ताजमहल के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से सुना है। और इसके साथ साथ औरंगजेब की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा हिंदू जो मनसब थे, मनसबों की संख्या औरंगजेब के काल में हुई। इसके बाद में अगर औरंगजेब की अगर बात कर लें तो इनके समकालीन एक बड़े राजा हुए हैं, उनका नाम शिवाजी है। शिवाजी की भी बात कर लेंगे, शिवाजी की इन्हीं की समकालीन बात कर लेंगे। 1627 से 1680, 27 में जन्म होता है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में औरंगजेब के बाद में कोई बड़ा मुस्लिम या मुगल वंश में कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हो पाता है। धीमे धीमे मुगल वंश का पतन इसी 1707 ईस्वी के बाद होने लगेगा। तो फिर अगले वीडियो हम लोग जानेंगे बाबर से, यानी कि मुगल वंश को हम लोग स्टार्ट करेंगे।